हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। आज की वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज मैं बता दूं आपको बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपका पक्का बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने इस वीडियो के पहले पिछले चारों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन चारों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो चारों वीडियोस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ में ही मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। आप उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखने की ज़रूरत पड़े तो आप उस प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकें। तो चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब क्वेश्चन में हमें बता दिया है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज निकालने पर वापस हमें ए ही मिल जाएगा, बी का ट्रांसपोज निकालने पे हमें वापस बी मिल जाएगा, क्योंकि बी भी सिमेट्रिक है। क्वेश्चन में बोला है दिखाइए कि ए बी माइनस बी ए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए बी माइनस बी ए, ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा मैं उसको सी मान ले रहा हूँ, तो ये जो सी मैट्रिक्स है उसे हमें दिखाना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हालांकि दिखाना है इस पूरे को स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स सी ही आएगा ना। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ मुझे किसी तरह दिखाना है कि सी का ट्रांसपोज करने पे माइनस सी आएगा, मुझे किसी तरह यही शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि सी का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो वो माइनस सी के इक्वल आ जाए। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं सी का ट्रांसपोज निकालने लगता हूँ भाई, क्या दिक्कत है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज मतलब क्या, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अच्छा, आपने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। मतलब ये जो ट्रांसपोज है वो ए पे भी आ जाता है, बी पे भी आ जाता है। सिमिलरली आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ट्रांसपोज दोनों के पास चला जाता है। तो ये भी तो कुछ इसी तरह हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। अच्छा, ए बी का ट्रांसपोज है माइनस बी ए का ट्रांसपोज है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो ये इक्वल हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, मतलब उल्टा हो जाता है ट्रांसपोज करते समय। तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस बी ए का उल्टा क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। समझ आ रही है? बी ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा, आपने देखा बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा तो इसके जगह मैं बी लिख सकता हूँ। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक हैं, माइनस ए ट्रांसपोज के जगह भी ए आ जाएगा, बी ट्रांसपोज के जगह भी बी आ जाएगा। तो सी ट्रांसपोज करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिला। अब एक बार जरा माइनस सी निकाल लेते हैं। माइनस सी मतलब माइनस ए बी माइनस बी ए। अरे भाई, सी की वैल्यू ये थी तो माइनस सी मतलब माइनस और फिर सी की वैल्यू। ओके, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ए बी प्लस बी ए कर देगा। अब मैं प्लस वाले को पहले लिख सकता हूँ तो बी ए, माइनस वाले को बाद में, तो ए बी माइनस ए बी, है ना। तो माइनस सी इज इक्वल टू दिस मिला, मतलब ये जो आया है वो एक्चुअली माइनस सी के इक्वल है, ऐसा मैंने आपको दिखा दिया। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी आ गया। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? मैंने इस पूरे मैट्रिक्स को सी माना था और मैंने दिखा दिया सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल है, इसका मतलब सी स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्योंकि सी इसके इक्वल है, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिमिलर है, थोड़ा सा बस मैं कह सकता हूँ टफ है। सो दैट
द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहना क्या चाह रहे हैं मैं पहले आपको वो समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है दिखाइए या प्रूफ करिए बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज ए बी। अच्छा, बी डैश को मैं बी ट्रांसपोज लिख दूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है कि डैश से ज़्यादा समझना आसान होता है बी का ट्रांसपोज समझना, है ना। मैं बी डैश नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बी ट्रांसपोज यूज़ कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? मेरे ख्याल से आसान ही पड़ेगा ऐसे लिखना। कह रहा है दिखाइए ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए जो है वो सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो। मतलब इसके सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी ए के ऊपर डिपेंड करने वाली है, ऐसा मैं दिखाना चाहता हूँ या ऐसा मुझे प्रूफ करना है। पहले मैं मान लेता हूँ ए इज सिमेट्रिक। पहले मैं मान ले रहा हूँ ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज करने पे ए आ जाएगा। अब मुझे दिखाना है ये जो है ना ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो मैं इस पूरे मैट्रिक्स को सी मान ले रहा हूँ, तो बी ट्रांसपोज ए बी। अगर सिमेट्रिक दिखाना रहता तो सी का ट्रांसपोज करेंगे, इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज, है ना। अच्छा, पिछली बार मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था तो वो ए बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे 3 मैट्रिसेस हैं, 1 2 3, तो ये फॉर्मूला काम नहीं कर सकता है। मैं आपको 3 वाले मैट्रिसेस का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। ए बी सी का अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो बी वाले को बीच में रहने दीजिए, बगल वाले को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये जाएगा सी और ए, ठीक है। तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब बगल वाले को अलग अलग कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बीच वाले को ऐसे ही रहने देना है। तो 3 मैट्रिसेस का ट्रांसपोज का निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो क्या मतलब हो जाएगा, ये बीच वाला एज इट इज़ रहेगा तो ए का ट्रांसपोज, ये बी पहले आ जाएगा तो बी ट्रांसपोज। ध्यान से देखिएगा ये पहले आया है, ठीक, ये बाद में चला जाएगा। तो बी ट्रांसपोज था ना, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वापस मैं समझाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ था ना बी ट्रांसपोज ए बी और उसका ट्रांसपोज, तो 3 मैट्रिसेस का एक साथ ट्रांसपोज निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि बीच वाले को एज इट इज़ लिख के ट्रांसपोज कर दीजिए, अगल बगल वालों को उल्टा करके ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इस बी को पहले लिखना होगा तो बी ट्रांसपोज, बीच वाले को एज इट इज़ तो ए का ट्रांसपोज। अब इसका भी तो ट्रांसपोज करना है, तो ये तो ऑलरेडी ट्रांसपोज में है, बी का ट्रांसपोज ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जाएगा बी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मतलब ए, क्योंकि हमें पता था कि ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो इसकी जगह मैं वापस ए लिख दूंगा। अच्छा, आपने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए का ट्रांसपोज वापस ए हो जाता है, तो बी का ट्रांसपोज वापस बी हो जाएगा। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, सी ही तो है, तो इसके जगह मैं वापस सी लिख दूंगा। इधर क्या चल रहा था, सी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज करने पे सी आ गया, इसका मतलब सी इज सिमेट्रिक, है ना। अगर सी सिमेट्रिक है तो ये भी तो सिमेट्रिक होगा, इंप्लाई क्या करेगा, बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। कितना आसान है देखिए, है ना, मज़ेदार है ये, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हुआ जिसमें मैंने माना था कि ए जो है वो सिमेट्रिक है। अब मुझे एक बार मानना है कि ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये जो नया वाला मैट्रिक्स है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये मुझे प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो इस सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं मान रहा हूँ कि ये जो अंदर वाला है यानी ये जो बीच वाला ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं मान रहा हूँ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो मुझे प्रूफ करना होगा ये जो मैट्रिक्स है डब्बे के अंदर वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना होगा। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है। अब इस पूरे मैट्रिक्स को मैं सी मान लूँगा, तो सी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। फिर मैं सी ट्रांसपोज निकालूंगा, सी ट्रांसपोज मतलब बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज। अब मैंने बताया 3 मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इस किनारे वाले को पहले लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसको मैंने पहले लिखा, उसका ट्रांसपोज कर दिया। बीच वाले को बीच में ही रख कर ट्रांसपोज कर देंगे, फिर इस वाले को यहाँ रखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बी ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा। ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं माइनस ए लिख दे रहा हूँ। बी ट्रांसपोज है तो ये वापस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, माइनस पहले आ जाएगा
तो सी ट्रांसपोज करने पे ये आया, है ना, सी ट्रांसपोज करने पर आया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, और ये जो चीज़ है वो वापस सी के इक्वल हो जाएगी, तो मैं सी ट्रांसपोज इजल टू माइनस सी लिख पाऊंगा। इसके जगह मैंने सी लिख दिया है और आगे माइनस था, तो सी ट्रांसपोज इजल टू माइनस सी आ गया। इसका मतलब सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सही बात है। अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। सही बात है, आसान था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस वाले इक्वेशन का यूज़ करके। तो ए डैश लिखा है मतलब ए का ट्रांसपोज, तो मैं ए का ट्रांसपोज पहले कर देता हूँ। तो 0 2y z है, ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, तो 0 2y और यहाँ पे z। ये जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो x y माइनस z। ठीक है। ये जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगा, x माइनस वाई z। ये आया a का ट्रांसपोज। ठीक है। फिर उसके बाद हमें a लिखना है, तो a मतलब यही वाला मैट्रिक्स वापस लिख देना है, 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। ठीक है। और ये जो है आइडेंटिटी यानी i के इक्वल है। आइडेंटिटी आप लोग जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके। इन दोनों मैट्रिसेस को अब मल्टीप्लाई करना है हमें आपस में। तो ये जो फर्स्ट रो है वो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो 0 को जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बीच में प्लस। x को जब x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर x को जब x में करेंगे तो वापस x स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप 0 प्लस एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। सही बात है। तो ये मैंने पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पहला वाला एलिमेंट मिल गया। अब पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को जब 2y से करेंगे तो 0 आएगा, x को जब y से करेंगे तो x y आ जाएगा, फिर जब इस x को माइनस y से करेंगे तो माइनस x y आएगा, x y से x y कैंसिल हो जाएगा और पहले से 0 था तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट 0 हो गया। अब थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, x को जब माइनस z से करेंगे तो माइनस एक्स जेड आएगा, इस x को z से करेंगे तो प्लस एक्स जेड आएगा, और ये दोनों कटने के बाद 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने फर्स्ट वाले रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इसके साथ। तो जब 2y को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, प्लस y को जब x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स वाई आएगा, फिर माइनस वाई को जब x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा, फिर एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएंगे और साथ में 0 है तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसके साथ। तो 2y को 2y से करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, y को जब y से करेंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y को माइनस y से करेंगे तो फिर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी प्लस में। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6y स्क्वायर, है ना, 6y स्क्वायर। अब तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2y को z से करेंगे तो 2yz हो जाएगा। ठीक है। मैं इधर वाले को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह छोटा पड़ जाएगा। फिर y को माइनस z से करेंगे तो माइनस yz हो जाएगा, फिर इस माइनस y को z से करेंगे तो वापस माइनस yz हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बार माइनस में है, तो ये तीनों आपस में कैंसिल होके हमें 0 दे देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 0 आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब देखिएगा, थर्ड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो z को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस z को x से करेंगे तो माइनस zx आएगा, इस z को x से करेंगे तो प्लस zx आएगा, और फिर ये माइनस zx और zx कट जाएंगे तो वापस हमें 0 मिल जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे 0 ही आएगा।
अब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो z को 2y से करेंगे तो 2yz आएगा, माइनस z को y से करेंगे तो माइनस zy आएगा, फिर इस z को माइनस y से करेंगे तो वापस माइनस zy आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस में है और यहाँ पे 1 बार +2 में है, तो तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाएगा। सही बात है। अब तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो z को z में करेंगे तो z² आ जाएगा, माइनस z को माइनस z के साथ करेंगे तो प्लस z² आ जाएगा, फिर इस z को z से करेंगे तो फिर वापस प्लस z² आ जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 3z² आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इक्वल टू क्या चल रहा था, आइडेंटिटी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब होते हैं जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इस 1 के इक्वल होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 2x² 1 के इक्वल होगा, तो x² 1/2 के इक्वल होगा, या कहें x जो होगा वो 1/√2 या ±1/√2 के इक्वल होगा। तो x की दो वैल्यूज आएंगी ±1/√2। ठीक है, इतना तो आप लोग करना जानते होंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना ही है और कुछ नहीं। फिर 6y² को 1 को इक्वल करना है, तो 6y² = 1 हो जाएगा, या y² = 1/6 हो जाएगा, या y की वैल्यू आ जाएगी ±1/√6। सही बात है, यहाँ पे भी दो वैल्यूज आएंगी। फिर तीसरे वाले केस में 3z² जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो 3z² को मैंने 1 के इक्वल कर दिया, z² 1/3 के इक्वल हो जाएगा, या फिर कह सकता हूँ z इक्वल होगा ±1/√3 के। ठीक है, तो ये x y z की वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ आएंगी x और y और z की, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इन सब चीज़ों को। चौथा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x दिस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, यानी O। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो 0 दिया है ना, वो 0 नहीं है, वो नल मैट्रिक्स है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट 0 होगा। पहले देखते हैं इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ईजी है, ये जो एक रो है इसको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो जब 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, फिर इस 1 को 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 4 1 होके 6 हो जाएगा, है ना। अब ये सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो +0, इस 1 को 0 में करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो 2 + 0 + 0 ये एक्चुअली 2 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसके साथ, तो 1 को जब 0 में करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 को 1 में करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 को 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 0 + 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अभी ये वाला मैट्रिक्स बाकी है, तो 0 2 x यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ = नल मैट्रिक्स O। ओके, अब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो एक ही बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो 6 0 = 0 प्लस 2 2 = 4 प्लस 4 × x दैट इज 4x। अच्छा, ये नल मैट्रिक्स है ना, तो मैं कह सकता हूँ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस 0 होगा। 0 + 4 + 4x करने पे 4 + 4x आ जाएगा, और ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये एलिमेंट 0 के इक्वल होगा। 4 को उधर भेज दीजिए तो 4x = -4 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी 4 से डिवाइड करने के बाद। इतना आसान सा क्वेश्चन था। पहले मैंने क्या किया है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये आया, फिर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब ये जो है वो नल मैट्रिक्स यानी 0 के इक्वल था, तो ये पूरा एलिमेंट भी तो 0 के इक्वल होगा, तो 4 + 4x 0 के इक्वल होगा। 4 को मैंने उधर भेज के x की वैल्यू ला दी जो कि थी -1। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ a = दिस मैट्रिक्स सो दैट a² - 5a + 7i = नल मैट्रिक्स। तो हमें दिख रहा है कि हमें इस चीज़ को 0 के इक्वल दिखाना है, या कहें नल मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है, तो मुझे a² निकालना पड़ेगा ना। a² मतलब क्या होता है, इसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, यानी 3 1 -1 2 3 1 -1 2। ओके, क्या तरीका मल्टीप्लाई करने का, मैंने आपको बताया था, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं।
फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, 3 3 9, 1 को -1 करेंगे तो -1 आएगा। अब सेकेंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, फिर 1 2 2 तो +2। सही बात है। तो फर्स्ट रो को मैंने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 3 -3, फिर 2 -1 -2। ठीक है। अब सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 -1, 2 2 4 तो +4। इसे जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। a² क्या आ जाएगा, 9 में से 1 घटाइए 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा, -1 + 4 3 हो जाएगा। तो ये a² की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे a² की जगह ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 8 5 -5 3। ठीक है, फिर आगे -5 है, फिर उसके बाद a है, तो a मतलब यही वाला मैट्रिक्स यानी 3 1 -1 2, फिर +7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। ओके, ये LHS मैंने लिख लिया है। अब अगर इस पूरे को मैंने सॉल्व किया, अगर 0 आ गया तो मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। पहले इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस 7 को भी। 8 5 -5 3, तो ये जब 5 मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा, बस मैं 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके पहले माइनस है, तो 5 3 15 होगा, 5 1 5 होगा, 5 -1 -5 होगा, 5 2 10 होगा। ठीक है, फिर अब इस 7 को भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 7 1 7, 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, इस 0 में करेंगे तो भी 0 ही रहेगा, 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, तो बहुत ईजी है। पहला एलिमेंट इसके साथ और इसके साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, तो 8 बीच में माइनस, फिर 15, फिर बीच में प्लस, फिर ये 7। ठीक है, फिर 5, फिर माइनस, फिर ये 5, फिर प्लस, फिर ये 0, फिर ये -5, फिर उसके पहले माइनस, फिर -5, तो ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर 0 है ना, +0, फिर 3, फिर माइनस, फिर 10, फिर प्लस, फिर 7। ठीक है, तो 8 और 7 मिलके 15 हो जाएगा, उसको 15 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 5 और 0 को करेंगे सॉल्व तो 0 आएगा। -5 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो -5 + 5 और फिर 0, तो ये 0 ही आएगा। 3 -10 + 7 करने पे भी 0 ही आएगा। तो हमें ये जो मैट्रिक्स मिला एक्चुअली वो नल मैट्रिक्स ही तो है, तो LHS बराबर RHS आ गया। हेंस प्रूफ्ड। कितना आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो अब हमें वापस उसी टाइप का क्वेश्चन मिल गया है जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले कराया था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, है ना। तो मुझे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, सही बात है। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये एक ही रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो देखिए x को 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, -5 को 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 को जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस 0 को कोई लिखने का मतलब है क्या, नहीं ना। मैं इसे हटा के लिख दे रहा हूँ x -2। ओके, अब सेकंड वाले कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, तो x को 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, -5 को 2 में करेंगे तो -10 आएगा, -1 को 0 में करेंगे तो -0 आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आएगा, -10 आएगा ना। तो मैं इसे हटा के -10 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, -5 को जब 1 में करेंगे तो -5 आएगा, -1 को जब -3 में करेंगे तो -3 आएगा, -5 -3 तो ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा -8। अब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें फर्स्ट रो मिल गया। ठीक है, जब मैंने इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स हमें मिलेगा। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, यानी x 4 1, और इधर चल रहा था नल मैट्रिक्स यानी ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही रो है ना और यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो x -2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, x -2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, -10 को 4 में करेंगे तो -40 आ जाएगा,
2x माइनस 8 को 1 में करेंगे तो 2x माइनस 8 आएगा प्लस साइन के साथ, और ये एक मैट्रिक्स के अंदर आएगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। इजगल टू, ये नल मैट्रिक्स है तो बस इसमें एक ही जीरो डाल दीजिए। सही बात है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x को x में करेंगे तो x स्क्वायर, x को -2 में करेंगे तो -2x, ठीक है। फिर ये -40 और यहाँ पे -8 लिखा है तो -48 हो जाएगा, और फिर ये +2x, ओके, इजगल टू यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो ये -2x और ये +2x कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर -48 इजगल टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर -48 0 का इक्वल होगा, यानी x स्क्वायर -48 0, x स्क्वायर इजगल टू 48, और यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस रूट लगा के 48। रूट 48 को आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं आप चाहें तो। प्लस माइनस 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 3 48 होता है, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा। सही बात है। तो प्लस माइनस 4 रूट के अंदर 3 हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे 16 में से 4 कैसे बाहर आ गया। 16 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकता हूँ ना, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, सिंपल। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4√3, ठीक है। अगर आपको कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके कि मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया है, बाकी मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपका डाउट रहेगा, बहुत ही आसान था। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये मैट्रिक्स आया, फिर इसको साथ भी मल्टीप्लाई करना तो मैंने यहाँ लिख के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, फिर इधर 0 था तो x स्क्वायर -48 को 0 के इक्वल कर दिया, फिर x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही कठिन हो, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर produces 3 types of products XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. Market 1, Market 2, products 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। अभी आपको कुछ देर के लिए खाली पहला पार्ट नज़र आएगा। पहला पार्ट है, इफ़ यूनिट सेल्स प्राइजेस ऑफ XYZ आर 2.50 रुपीज़, 1.50 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मार्केट अलजेब्रा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं XYZ। ये हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, मैं इसे और किनारे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं XYZ, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं, ओके। ये मार्केट है, मार्केट जैसे आप लोग बाजार जाते हैं तो 2-3 मार्केट होते हैं हर एक शहर में, ठीक है, कम से कम। तो ये फर्स्ट मार्केट है, ये सेकंड मार्केट है। प्रोडक्ट्स क्या हैं, XYZ। आप ऐसे समझ सकते हैं, X मतलब मोबाइल, Y मतलब कंप्यूटर, और Z मतलब आप समझ लीजिए चिप्स, ठीक है। तो मोबाइल, कंप्यूटर, चिप्स आप बेच रहे हैं, तो XYZ मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया कि मतलब आप क्या बेचने जा रहे हैं। तो मार्केट 1 में X टाइप के 10,000 सामान बेचे जा रहे हैं। X टाइप के 10,000 सामान, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 10,000 मोबाइल बेचे जा रहे हैं मार्केट 1 में। फिर Y टाइप के 2,000 सामान बेचे जा रहे हैं मार्केट 1 में, और Z टाइप के 18,000 सामान बेचे जा रहे हैं मार्केट 1 में। 18,000। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये XYZ टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब X चीज़ें 10,000 हैं, X टाइप की चीज़ें 10,000 हैं, Y टाइप की चीज़ें 2,000 हैं, Z टाइप की चीज़ें 18,000 हैं। इन तीनों चीज़ों को फर्स्ट मार्केट में बेचा जा रहा है। सेकंड मार्केट में टोटल 6,000 X टाइप का सामान बेचा जा रहा है, 20,000 Y टाइप का सामान बेचा जा रहा है, और 8,000 Z टाइप का सामान बेचा जा रहा है। 8,000 मतलब 6,000 X हैं, Y 20,000 हैं, और Z जो है वो 8,000 हैं। इनको सेकंड मार्केट में बेचा जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट भी दिया है, पता है क्वेश्चन में कॉस्ट भी दिया है कि किस कॉस्ट पर बेचा जा रहा है, ठीक है। X का जो कॉस्ट है वो है 2.50 रुपीज़, Y का जो कॉस्ट है वो है 1.50 रुपीज़, और जो Z का कॉस्ट है वो है 1 रुपीज़, 1.00। मतलब एक सामान जो कि X टाइप का है उसे इतने रुपए में बेचा जा रहा है,
वाई वाले सामान को 1.5 में बेचा जा रहा है और जेड वाले सामान को 1 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। कह रहा है मार्केट 1 में कितना पैसा मिलेगा अगर इन तीनों प्रोडक्ट्स को बेचा जाए। तो भाई एक सामान एक्स टाइप का 2.50 में है तो 10,000 कितने में हो जाएंगे? 2.50 मल्टीप्लाई बाई 10,000। क्या ये बात सही है? अगर एक्स मतलब आप कंप्यूटर समझिए, एक कंप्यूटर अगर 2.5 रुपये का है तो 10,000 कंप्यूटर का दाम पता करने के लिए हम लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 कंप्यूटर का दाम पता करने के लिए हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें टोटल कॉस्ट पता करना है क्योंकि वाई भी बेचा जा रहा है और वाई की टोटल संख्या 2,000 है, तो 2,000 को 1.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2,000। बात समझ में आई? फिर जेड टाइप का सामान 1 रुपये का है और टोटल 18,000 सामान है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 18,000। क्या ये भी बात आपको समझ में आई? ठीक है, 80,000। तो ये जो सिचुएशन बना ना, इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सामान रख दे रहा हूँ 10,000, 2,000, फिर 18,000, ओके। तो ये नंबर ऑफ आइटम्स है ना, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कितने सामान हैं हमारे पास, एक्स टाइप के, वाई टाइप के, जेड टाइप के। उनको मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो कॉस्ट को मैं कॉलम में रखूँगा तो 2.50, 1.50, फिर 1.00। और जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँगा तो यही बात आएगी ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.50, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 1.50, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1.00। तो यही तो आएगा। अब इसे आप टोटल सॉल्व कर सकते हैं नहीं, ये कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका आंसर आएगा 46,000। यह आपका आंसर आएगा जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये तो मार्केट 1 का आएगा ना, मार्केट 1 का आएगा। तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको मार्केट 2 का भी प्राइस बताता हूँ, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें सेकंड मार्केट का पता करना है तो अब ये 10,000 की जगह 6,000 हो जाएगा, सही बात है। और ये 20,000 हो जाएगा, फिर 8,000 हो जाएगा, ठीक है। प्राइस तो भी वही रहेगा, बस इस 10,000 की जगह 6,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20,000 आपका और ये हो जाएगा 8,000। और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 53,000, ठीक है। 53,000 करके आप लोग देख लीजिएगा, ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखिए सेकंड वाले में कह दिया है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 क्वांटिटीज़ या कमोडिटीज़ आर 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस है ना, जैसे अभी मैंने जब फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कराया तो उसमें सेलिंग प्राइस गिवन था, ठीक है। मतलब 2.5 रुपये में इतने सामान बेचे गए, 1.5 में इतने सामान बेचे गए और 1 रुपये में इतने सामान बेचे गए, तो वो सेलिंग प्राइस था। अब दे रहा है कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कॉस्ट प्राइस एक्स का जो है वो 2 रुपीज़ है, वाई का 1 रुपीज़ है और जेड का ½ रुपीज़ है, यानी 0.50, ठीक है। मतलब एक एक का कॉस्ट प्राइस दे दिया है। तो कह रहा है, पूछ रहा है कि दोनों मार्केट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो पहले वाले जब आपने सेल किया था, मतलब पहले वाले पार्ट में जब आपने टोटल सामान बेचा था तो आपने पाया था मार्केट 1 में आपको 46,000 रुपये मिले थे बेचने पर और दूसरे वाले में 53,000। ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों मार्केट में, ठीक है। तो अब मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस भी तो निकालना होगा दोनों मार्केट का। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या तरीका है? फिर से भाई 10,000 यहाँ पे, ये मैं फर्स्ट मार्केट का निकाल रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 18,000। इसको मुझे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा 2, 1.5 और 0.5, है ना। 2.00 मतलब 2 ही, ठीक है। 1.50 मतलब 1.5 और 0.50 मतलब 0.5। तो इन तीनों को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मार्केट 1 का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि ये जो दिया है वो कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो जब आप तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा ना। तो जब 10,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2,000 को आप
जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18,000 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.5 में नीचे लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल आएगा 31,000। टोटल कितना आएगा? 31,000। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ मार्केट 1 में जो आपने सामान बेचा, ठीक है। लाए इतना में थे, बेचे इतना में, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 46,000 माइनस 31,000, तो आपको प्रॉफिट होगा 15,000 का। सिंपल सी बात। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन से आपको मालूम चला कि इतने रुपए में आपने टोटल सामान बेचा था। फिर अगले वाले पार्ट में बोल दिया कॉस्ट प्राइस, मतलब हर एक का कॉस्ट प्राइस। तो जब आप इन सारे आइटम्स को उसके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा ना। और फिर कॉस्ट प्राइस को जब घटा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट, है ना। अब देखिए, ये मार्केट 1 का प्रॉफिट है, मार्केट 1 का नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट 2 में आपने 6,000 बेचा, तो यहाँ पे 6,000 हो जाएगा। अब मैं मार्केट 2 का निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट 2 का सेलिंग प्राइस ये था, फिर ये 20,000 हो जाएगा और ये 18,000 हो जाएगा, सॉरी 8,000 हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो गया ना प्रोडक्ट्स की संख्या, प्रोडक्ट की संख्या क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले 10,000 था, अब 6,000 हो गया। 20,000 था, सॉरी 2,000 था, 20,000 हो गया। पहले 18,000 था, अब 8,000 हो गया। लेकिन कॉस्ट प्राइस थोड़ी ना बदला, कॉस्ट प्राइस तो अभी भी वही है हर एक का। तो अब यानी हमें 6,000 से मल्टीप्लाई करना है 2 को, या 20,000 को 1.5 से, और 8,000 को 0.5 से। तो जब अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 31,000 नहीं आएगा, 36,000 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो हम मार्केट 2 का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो अब मार्केट 2 का ही हमें प्रॉफिट भी निकालना होगा। सेकेंड वाले मार्केट में आपने 53,000 रुपये में बेचा था, तो यहाँ पे 53 हो जाएगा। और आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? 36,000, तो यहाँ पे 36,000 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल आएगा जो कि है 17,000। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर थोड़ा सा भी अगर आपका डाउट होगा तो इस वीडियो को एक बार जस्ट दोबारा देख लीजिएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट x मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 इजगल टू -7 -8 -9 2 4 6। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। हमारे पास एक मैट्रिक्स है x, उसमें मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आया है फाइनली हमारे पास -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है, यही आया ना। तो जब आप x के बारे में जान जाएंगे तभी ना आप बता पाएंगे कि x मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। तो मुझे x के बारे में नहीं पता है, ठीक है, x के बारे में मुझे नहीं पता है, ओके। तो मैं इस x का ऑर्डर सबसे पहले जानूंगा कि x का ऑर्डर क्या होगा। इसको मैं समझ ले रहा हूँ कि मैट्रिक्स A है, ठीक है, इसको मैं x ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये x ही था, इजगल टू इसको मैं समझ ले रहा हूँ B है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर आपको क्या पता है? नहीं पता है तो m क्रॉस n मान लीजिए, ठीक है। A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ जो नंबर रहता है वही तो यहाँ पे रहता है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पे जो नंबर रहता है वही यहाँ पे रहता है, तो m की भी वैल्यू 2 हो जाएगी। यही रूल है। x और a को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये और ये नंबर आपस में इक्वल हो, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा कि n 2 के बराबर है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें जो पहला वाला होता है वो पहले वाले मैट्रिक्स से होता है, जो दूसरा वाला होता है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स से होता है, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का होगा क्योंकि m की भी वैल्यू 2 है और n की भी वैल्यू 2 है। तो इसे नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे ऑर्डर मालूम चल गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो मुझे मालूम चल गया ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा, तो यानी इसके अंदर 4 ही एलिमेंट होंगे। तो मैं उस 4 एलिमेंट को A B C D सपोज कर ले रहा हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जिससे मुझे A B C D की वैल्यू मालूम चल सके। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज A प्लस B मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 4B, ठीक है। अब सेकंड वाले कॉलम से करेंगे तो A मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2A
प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज़ 5b। अब थर्ड वाले कॉलम से करेंगे तो दैट इज़ a मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 3a, b मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज़ 6b। ओके, अब सेकंड वाले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो c मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ c प्लस d मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 4d। अब सेकंड वाले कॉलम से करेंगे तो c मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 2c प्लस d मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज़ 5d, ठीक है। अब c और d को 3 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 3c प्लस d मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज़ 6d इजगल टू -7 -8 -9 2 4 6। ओके, ठीक है। तो ये एलिमेंट -7 के इक्वल होगा तो a प्लस 4b इजगल टू -7। ये एलिमेंट -8 के इक्वल होगा तो 2a प्लस 5b इजगल टू -8। तो दो वेरिएबल हैं a और b, तो दो ही इक्वेशन की जरूरत चाहिए, तो दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 8b इजगल टू -14। नीचे ऐसे लिख दीजिए 2a प्लस 5b इजगल टू -8, ठीक है। आगे माइनस लगाइए, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 2a से 2a कट जाएगा। 8b में से जब 5b घटाएंगे तो 3b आ जाएगा। -14 में जब 8 जोड़ेंगे तो -6 आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। समझ में आ गई बात, b की वैल्यू -2 आई, तो यहाँ पे रख देंगे तो a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू -2, ठीक है, इजगल टू -7। तो a प्लस 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आएगा इजगल टू -7। -8 को उधर भेजेंगे तो ये +8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। तो जो आपका मैट्रिक्स था x इजगल टू a मतलब 1, b मतलब -2, तो इस b की जगह मैं -2 रख दूंगा, ठीक है। अब c और d की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो मैं इधर वाले पोर्शन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई। अब मैं c और d को निकालने के लिए इसको 2 से इक्वल कर दूंगा, तो c प्लस 4d इजगल टू 2। इसको इसके इक्वल कर दूंगा, दैट इज 2c प्लस 5d इजगल टू 4। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2c प्लस 8d इजगल टू 4। फिर नीचे वाला लिख दूंगा, यानी 2c प्लस 5d इजगल टू 4। ये सब आपने क्लास 10th में करना सीख लिया होगा। माइनस करिए तो यहाँ इस प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2c से 2c कट जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, फिर साथ में d, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू 0 आ गई। अब c की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं, तो c प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आएगा इजगल टू 2, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ a इजगल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इजगल टू आइडेंटिटी, देन ऑप्शन ए है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इजगल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इजगल टू 0, या सी ऑप्शन है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इजगल टू 0, ऑप्शन डी है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इजगल टू 0। बहुत आसान सा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए दिया है आपको अल्फा बीटा गामा और यहाँ पे माइनस अल्फा, आपको ए स्क्वायर इजगल टू आई फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर कर दीजिए, यानी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर, बीटा मल्टीप्लाई बाई गामा दैट इज बीटा गामा, ठीक। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर लेंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा दैट इज अल्फा बीटा, बीटा मल्टीप्लाई बाई माइनस अल्फा दैट इज माइनस बीटा अल्फा। तो अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा कट के 0 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सेकंड रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो गामा मल्टीप्लाई बाई अल्फा दैट इज़ अल्फा गामा, फिर माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई गामा दैट इज़ माइनस अल्फा गामा। तो अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा कट के 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ओके। अब ये सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो गामा मल्टीप्लाई बाई बीटा दैट इज़ बीटा गामा,
माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस अल्फा दैट इज प्लस अल्फा स्क्वायर इजगल टू, ठीक है, या इजगल टू छोड़ दीजिए, ये आया आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0। अच्छा ये बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर है, मैं इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत वैसे भी दिक्कत होगी तो क्या ही कर लेंगे। तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, तो ये चीज़ इसके इक्वल होगा ना, तो मैं कह सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के इक्वल होगा। इस 1 को अगर इधर लेके आऊँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 हो जाएगा इजगल टू 0, ठीक है। क्या ऐसा कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चारों ऑप्शन में से ये इसके जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एक काम करिए, आपने इस 1 को इधर लेके आए थे ना, इन दोनों को उधर लेके जाइए, देखते हैं क्या आता है। तो इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा इजगल टू 1, ये अल्फा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा गामा जब उधर जाएगा तो माइनस बीटा गामा हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये जो चीज़ है वो आपको ऑप्शन सी में दिख जाएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो 1 को इधर लाने में कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन जब इन दोनों को इधर लेके गया तो वो ऑप्शन सी के जैसा नजर आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, ऑप्शन ए है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है ए इज जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर वीडियो देखते हैं तो मैंने वहाँ बताया था, ठीक है, एक ही ऐसा मैट्रिक्स होता है जो एक साथ सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। एक ही ऐसा मैट्रिक्स होता है जो एक साथ सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, वो होता है नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। आपको रीज़न जानना है क्यों? जानना है तो वीडियो पूरा देखिएगा क्यों। मान लेते हैं ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और मान लेते हैं ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है। बात समझ आ रही है? ए ट्रांसपोज मतलब ए, तो इस ट्रांसपोज की जगह मैं वापस ए लिख दे रहा हूँ, तो ए इजगल टू -a, इस -a को उधर ले आऊँगा तो a प्लस ए इजगल टू 0 हो जाएगा ना, a प्लस ए मतलब 2a इजगल टू 0, तो 2 को जब नीचे ले आएंगे तो a इजगल टू 0/2 हो जाएगा ना, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ a इजगल टू 0/2 हो जाएगा, 0/2 मतलब 0, और एक्चुअली यहाँ पे 0 मतलब नल मैट्रिक्स, तो a की वैल्यू 0, तो 0 मतलब नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। तो आ तो गया, जैसे मन चाहते ऐसे समझिए, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इजगल टू a देन i प्लस a का स्क्वायर -7a इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है a, ऑप्शन बी है i -a, ऑप्शन सी है i, ऑप्शन डी है 3a, ठीक है। तो कह रहा है a स्क्वायर जो है वो आपका a के इक्वल है, a स्क्वायर a के इक्वल है, और एक चीज़ और दिया है कि i प्लस a इसका क्यूब -7a ये किसके इक्वल होगा ये आपको पता करना है। i प्लस a का होल क्यूब है, i प्लस a का होल क्यूब है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? i प्लस a का स्क्वायर इंटू आई प्लस ए, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। i प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, घबरा मत जाइएगा। आई का स्क्वायर यानी आइडेंटिटी का स्क्वायर करते हैं तो आई ही आता है, ए का स्क्वायर मतलब ए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। और जब आइडेंटिटी को ए में मल्टीप्लाई करते हैं, जब आइडेंटिटी को ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ए ही मिल जाता है, तो ये हो जाएगा 2a और इधर है आई प्लस ए, ठीक है। तो a प्लस 2a क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, तो i प्लस 3a, यहाँ पे i प्लस ए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई, तो i हो जाएगा, क्योंकि i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i ही आता है। i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a ही आएगा, 3a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a ही आएगा, क्योंकि i मतलब समझ लीजिए 1। फिर 3a को जब a से करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, a प्लस 3a मिलके क्या हो जाएंगे, 4a हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है। देखिएगा अब क्या होने वाला है, i प्लस 4a प्लस 3a स्क्वायर मतलब क्या, 3a, क्योंकि a स्क्वायर मतलब a होता है, तो मैंने a स्क्वायर की जगह a लिख दिया। तो 4a प्लस 3a क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि i प्लस a का जो होल क्यूब है वो i प्लस 7a के इक्वल है। तो इसके जगह मैं लिख रहा हूँ i प्लस 7a, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू मैंने देखा i प्लस 7a आ रही है, फिर बगल में दिया है माइनस 7a, तो ये से ये कट जाएगा, मिलेगा i, यानी ये i के इक्वल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था। तो मैंने आज सारे क्वेश्चंस करा दिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर, साथ में ही ये चैप्टर भी खत्म हुआ एनसीईआरटी का। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।